अच्छा अच्छा हाँ। कर दिया ना। चलो तो भाई सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही सेशन मैं बोल इसलिए रहा हूं जिससे कि बच्चों को मालूम पड़ जाए, ठीक है। आज एक सेशन, लगातार 2 सेशन है, ठीक है। एक सेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेसिडो हमने करा दिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, क्लियर है बिल्कुल। तो भाई अब एम्ब्रियो का हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इतना हम समझ चुके हैं कि इंप्लांटेशन हो चुका है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो नो डाउट उस समय प्लेसेंटा बनेगा, और 9 मंथ का पूरा पीरियड होगा, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। तब जाकर के पार्चुरेशन की मैकेनिज्म होगी और चैप्टर का एंड होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो अभी आई है क्या, इससे पहले नहीं थी? चलो कोई नहीं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होना है, आप देखो इतना मैं करा चुका हूं आपको कि ये एम्ब्रियो है। कौन है? एम्ब्रियो। एंडोमेट्रियम से ये इंप्लांट कर रहा है, जुड़ रहा है। ये मायोमेट्रियम दिखा दे रहा हूं थोड़ी सी। अरे मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये आपको पता था कि इसके पास क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। यहां तक कोई डाउट था? अब क्या होगा, जो इनर सेल मास है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में टूटेगी। एक तो साइटो ट्रोफोब्लास्ट, और ये गई बाहर, फिंगर लेग पोजीशन बनाएगी सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये प्रोसेस होगा नहीं है, ये यूट्राइन वॉल दिखा दे रहा हूं मैं। यूट्राइन वॉल के अंदर हो रही है, यानी ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में टूट गई, ऐसी इनर सेल मास भी 2 पार्ट में ही टूटेगा। क्लियर बिल्कुल। अब इनर सेल मास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनर सेल मास लॉन्गिट्यूडनल सेल बनाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेल, कॉलम शेप, कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार। और इसके नीचे बनेंगे क्यूब शेप, क्यूबॉइडल, 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 क्यूबॉइडल हाइपोब्लास्ट। यानी यहां पर हर कोई 2 पार्ट में टूट रहा है। ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में टूट रही है, कौन कौन से 2 पार्ट हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट।
इनर सेल मास दो पार्ट में टूटेगा, हाइपो, हाइपो माने नीचे, एपी माने ऊपर। सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट ये प्लेसेंटा बनाएगी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको कोरियोनिक विलाई बोलोगे। हाइपो, हाइपो माने नीचे, हाइपो और एपी ब्लास्ट, हाइपो ब्लास्ट, एपी ब्लास्ट। एपी ब्लास्ट को आप एम्ब्रियोनिक, सॉरी जर्म डिस्क बोल सकते हो। क्यों बोलते हैं समझा रहा हूं मैं, जर्म डिस्क। और एक बार ऐसे क्वेश्चन आया, एम्ब्रियोनिक डिस्क किस किस के मिलने से बनती है? इन दोनों के मिलने से बनती है एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क ये पूछा गया है। जर्म डिस्क एपीब्लास्ट को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही एपीब्लास्ट आगे जाकर के 3 लेयर बनाएगी, 3 जर्म लेयर बनाएगी, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म या मीजो बोलते हैं, और एंडोडर्म, इसलिए इसको जर्म डिस्क बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, इम्प्लांटेशन के बाद की प्रोसेस है। ये ड्रॉ कर लो। अब आगे की कहानी क्या होगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों खेल खेलेंगी। ठीक है, कैसे क्या, एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं। हो गया? एनसीईआरटी पूरी का बोल, टेंशन मत कर, फुल एकदम। जबकि एनसीईआरटी डायरेक्ट समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना उन्होंने खिचड़ी पका दी है, आधा अधूरा, रैंडम। जेनेटिक्स तुम्हारी स्टार्ट हुई? अभी मॉलिक्यूलर चल रही है? अच्छा, बायोमॉलिक्यूल चल रहा है अभी, ठीक है, खत्म है ना अब, यानी अब तुम्हारा वो स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट है ना, उसका जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर। बस ये दो खत्म होती है, तुम समझो बस खत्म है। इकोलॉजी में अब एक ही तो चैप्टर बचा है ना, थोड़ा बचा है इन्होंने। चार मिनट, हाँ ठीक है, फिर तुम्हें उधर शायद उधर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हो गया? कोई बचा क्या? पढ़े आगे? तुम बोल नहीं रहे हो? अब क्या होगा आगे की स्टेप, दो लेयर बन चुके हैं, एपी और हाइपो, ठीक है। तो अब क्या होगा, समझना मेरी बात, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक को दिखाया है मैंने किस कलर से, पिंक, और एक को येलो। तो एक तो पिंक कलर की लेयर बन रही है ये वाली, ऐसे, ये तो ही एपीब्लास्ट। इसके नीचे क्या बन रही थी, हाइपोब्लास्ट।
अब एपिब्लास्ट क्या करेगी, अपने ऊपर एक डिवीजन करके एक लेयर और बनाएगी, समझना, डिवीजन करके अपने ऊपर एक लेयर और बना लेगी, और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा, और एक एक बबल टाइप का बनना चालू हो जाएगा। समझना मेरी बात, यानी यहां इस तरीके का स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना चालू हो जाएगा, ऐसा। कोशिश करना समझने की, ठीक इसके ऊपर एक लेयर बनी और दोनों के बीच में फ्लूइड भरना चालू हुआ और इस तरीके से बबल बन गया, ये बबल बन गया। और इसमें जो फ्लूइड भरा उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। कोई डाउट? सेम चीज नीचे हाइपोब्लास्ट में भी होगी। हाइपोब्लास्ट के नीचे एक लेयर बनेगी और इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन जाएगी, योक सैक। इसमें कोई डाउट? और वो बाहर क्या था, ट्रोफोब्लास्ट। तब तक ट्रोफोब्लास्ट क्या काम कर रही है, समझना, ये ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है और यूट्रस के अंदर धीरे 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 पेनिट्रेट कर रही है, धीरे 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 पेनिट्रेट कर रही है, धीरे धीरे ये यूट्रस के अंदर अपना कनेक्शन बना रही है, कि प्लेसेंटा बनाना है इसको। प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन fetus and maternal body. ये कहानी बन रही है, समझ गए ना मेरी बात? ये ट्रोफोब्लास्ट है, तो ये क्या हो गया, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट, ये क्या हो गई, हाइपोब्लास्ट। ये क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड, ये क्या हो गया, योक सैक। ये क्या हो गई, ट्रोफोब्लास्ट। ये समझ में आया नहीं आया? अब 3 लेयर बनेंगी और बनाएगी कौन, एपीब्लास्ट। ये 2 लेयर हैं, देखने में आपको लग रही हैं 2 लेयर, समझना, ये हाइपोब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है। तो दिख रहा है, मेरे हाथ दिख रहा है सबको? इससे ऊपर नहीं होगा, अब दिख रहा है? हाँ, इससे ऊपर तो डॉक्टर नहीं कर पा रही है अभी, वो आज वो लगाएगी बहुत सारे, क्या क्या वो ताम झाम फिजियोथेरेपी में। और तुम कह रहे थे ना कल 2 बच्चे मिल गए फिजियोथेरेपी सेंटर पर। हाँ, यकीन बैच के थे, ठीक है। क्या, कौन छिपकली भगा रहे थे? ये क्या है ना, इन लोगों को सबको ये लगती है किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, मसाला मिले कुछ भी, कहीं कुछ सुन सुन के ऐसे शायद तरुण सर को मजा आता है, तरुण सर ने कुछ ना कुछ बात छेड़ी थी, अच्छा ये कर रहे होगे गुरु, ठीक है। फिर वो छेड़, फिर बीटी सर के बोली होगी, फिर उन्होंने, इस तरीके से चलता है। तो कल, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें जो तुम बता रहा था बात सुनी नहीं। जासिमा सेंटर पर गया तो वहां कोई मैडम थी जो फिजियोथेरेपिस्ट की थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, उसमें 2 बच्चे अपने बच्चे निकले, नहीं आया क्या सर, आपको तो इस पर देखा था हमने, वो नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है, विश्वास ही नहीं हो रहा आप सामने हो, ठीक है, तो आज मिलेंगे, आज वही करेंगे सारा ताम झाम, ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे भरोसा है भाई, तुझे क्या लगता है?
मतलब अपने बच्चों पे भरोसा नहीं होगा क्या? मुझे अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं मेरा बच्चा डंका बजा के आएगा बाहर कहीं भी जाएगा तो। यार तुम तू शायद पता नहीं है, जब मैं कोटा में था ओलंपियाड की तैयारी कराता था मुझे, मतलब मुझे दो बच्चे मिलते थे बस, जो मतलब पूरे इंस्टीट्यूट के टॉपर होते थे, उनको मैं क्यू में पढ़ाता था, एल्बर्ट पढ़ाता था, ठीक है, एल लेंजर पढ़ाता था उनको, छोटे बच्चे। पहले मुझे डर लगा, मुझे मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा इनको, नहीं डर तो लगता ही है ना भाई, मतलब डाइजेशन है इतना खतरनाक, तभी मैं समझा ओलंपियाड वाले बच्चे अलग ही होते हैं, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक डाइजेशन कि मैं किसी भी लेवल का कंटेंट दे दूं, कभी भी पूछ लूं, बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने यार ये बच्चे मतलब होते हैं भाई, मैं क्या बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, पर कुछ होते ही हैं, निकल आते हैं, क्या है भगवान जाने क्या है पता नहीं, ठीक है। अब वो बच्चे ऐसे थे यार, मैं इतना परेशान था, मैं किस लेवल का कंटेंट पढ़ा, मतलब साइंटिस्ट लेवल कंटेंट पढ़ा रहा हूं उनको मैं, मतलब जो बड़े बड़े एमएससी के बच्चे नहीं जानते, सब डाइजेस्ट, ऐसे नहीं उल्टी कर दी, मतलब मैंने पढ़ा दिया भूल गए, कुछ भी पूछ लो सर, ठीक है। तब फिर मन में आया कि ये फोड़ देंगे, और नो फोड़ते ऐसे बच्चे फोड़ते हैं ओलंपियाड, वो रिप्रेजेंट करके आते हैं इंडिया को, ठीक है, अब सब्जेक्ट के अंदर जा करके कि भाई ठीक है, तो इतना विश्वास है कि जो मैं दे रहा हूं, समझ रहे हो, तभी तो मैं कहता हूं तुम पहले उनसे पता करो जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं और एम्स के अंदर कहीं चौथी पांचवी या तीसरी साल में पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई मिल जाएंगे, ठीक है। इतना भी छोड़ो, तुम्हारा मम्मा पापा भाई बहन कोई सुपर लेवल के डॉक्टर अगर हैं कहीं पर भी, ठीक है, उनको एक बार कंटेंट दिखा लो, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब पहले मैं साउथ एक्स में ही था, दिल्ली साउथ एक्स में, तो वहां मैक्सिमम एम्स के डॉक्टरों के बच्चे ही मुझसे पढ़ते थे सारे के सारे। तब जब वो आते थे मुझसे मिलने मिलने के लिए आते थे कि सर ये कंटेंट किसका है, ठीक है, मिलना है तुम्हारे सर से, तो ये तभी मुझे मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि जो मैं दे रहा हूं ना बहुत अल्टीमेट लेवल का है। अब आज की डेट में लोग जब से ऑनलाइन आ गया, लोगों ने कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है, पर कंटेंट क्रिएटर जो होगा वो किसी लेवल का चेंज कर देता है, किसी लेवल जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि किसी लेवल पे एक लेक्चर में भी कंटेंट का एक चैप्टर खत्म करा सकता हूँ, वन शॉट में करा देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि मुझे पता है क्या पढ़ाना है, और हो सकता है मैं तुम्हें 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, उस घंटे 10 घंटे में 1 घंटे का भी ना आए, और आधा घंटे पढ़ा दूं सब पूरा पूरा पेपर फंस जाए, ये हमें पता है ना, ठीक है, समझ में आई नहीं आई। तो इसलिए मुझे अपने कंटेंट पे विश्वास है, बीटी सर को विश्वास हो या ना हो मुझे नहीं पता भाई मुझे विश्वास है, ठीक है, अगर बच्चा को कि जूलॉजी में अगर बच्चा है तो, अरे वो मैडम बोल रही थी कि भाई इनको जूलॉजी मतलब ये अच्छा, आप जूलॉजी के टीचर है, मैंने कहा हाँ, तो बच्चा बताते हैं, मतलब बता रहे थे कि जूलॉजी इनकी अच्छी है, ठीक है, तो फिर पूछ रही थी बताओ सरकार, जैसे मेरा हाथ उन्होंने उठाया तो मेरा वाइब्रेशन हो रहे थे, सिवरिंग हो रही थी, तो बच्चों से सिवरिंग क्यों हो रही है बताओ ये, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स दे रहे थे, तो फिर मुस्कुराते हुए बोले सर आप ही ने पढ़ाया है ठीक है समझ में आया, तो इतना विश्वास है भाई, ठीक है, कंटेंट पे विश्वास है, अपने बच्चों पे विश्वास है, समझ में आई नहीं आई। अभी स्टार्टिंग में मसल्स जो अपने टेंडन लिगामेंट है ना उसमें वो डेड पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने समय डेड है ना, तो जब भी कोई इनिशियल स्टिमुलेशन देते हैं ना तो वाइब्रेशन होते ही होते हैं, ठीक है, जब उसमें सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो खैर ये इतनी इतनी बात समझो, तो बहुत छोटी सी बात थी, कोई ऐसी नहीं है। ये समझ में आया इतना, योग सेक समझ में आया। इस योग सेक के अंदर योग नहीं होता, क्योंकि हमारा एग एलसाइथल है, पर इसके अंदर स्टेम सेल होते हैं, यही स्टेम सेल आगे जाकर के ब्लड बनाएंगे, ब्लड में मिलने वाले सारे सेल बनाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो सब चीजें होंगी। अब ये दो लेयर, हाँ ये बता रहा था, दिख रहा है हाथ, दूसरा हाथ दिख रहा है, तुम्हें कितनी लेयर दिख रही है मेरे हाथ में, दो ही दिख रही होंगी ना, पर बीच में हटा के देखूंगा तो अंदर गैप है, कैविटी है अंदर, इसको ब्लास्टोसील बोलेंगे, अंदर कैविटी है, गैप है, वो दिख नहीं रहा तुम्हें। अब क्या होगा, ऊपर की लेयर है वो टूट टूट के इस कैविटी को भरेगी, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यह दो लेयर दिख रही हैं आपको, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। तो सबसे पहला काम क्या है, एपीब्लास्ट का, इस हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करो और इसकी जगह एक नई लेयर बनाओ, एंडोडर्म। फिर बीच में जो कैविटी होगी उसको भरा जाएगा, बनेगी मीजोडर्म। और फाइनलाइज जो एपीब्लास्ट रिमेनिंग एपीब्लास्ट कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। तो इस तरीके से पहले एंडो, फिर मीजो,
और फिर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। समझ में आया? और 3 जर्म लेयर बनते ही एम्ब्रियो बनना चालू हो जाता है। बॉडी का जो आउटर वाला पार्ट है एक्टोडर्म से बनता है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल का मैक्सिमम पार्ट एंडोडर्म से बनता है, दोनों के बीच के अंदर जो कैविटी होती है उसका मैक्सिमम पार्ट मेसोडर्म से बनता है, बॉडी के ऑर्गन। इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी 9 मंथ में, जिसमें जो पहला मंथ होगा उसमें पहला ऑर्गन बनेगा हार्ट। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओगे, बड़ा अच्छा है नौकरी है गायनेकोलॉजिस्ट भी, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी के केस सामने आएंगे तो कोई मदर पहली बार आपसे चेकअप कराने आएगी तो आप स्टेथोस्कोप लगा के धीरे से सुनोगे बच्चे के हार्ट की साउंड, मां के नहीं, बच्चे के हार्ट की साउंड, और खुशी से बताओगे बच्चा हेल्दी है, हार्ट साउंड परफेक्ट आ रही है। नहीं आया? पहला साइन एंड सिम्टम आता है। आया? फिर आप उससे कहोगे मां से कि अब आपको अगली विजिट, ठीक है, इतने दिन बाद 15 या 20 दिन बाद करनी है, 1 महीने बाद करनी है। फिर अल्ट्रासाउंड से आप चेक करोगे कि 1 महीना हो चुका है, मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, दूसरा मंथ चल रहा है। देखोगे कि उसके लगभग लिम्स बन चुके होंगे, धीरे धीरे लिम्स बन चुके होंगे, धीरे धीरे डिजिट्स आ चुकी होंगी, फिंगर्स उसके ऊपर, नहीं आया? धीरे धीरे फ्लोट कर रहा होगा ऐसे ऐसे, नहीं आया क्या? तब आप मां को बोलोगे कि दूसरा महीना है, हार्ट सही है, इसके लिम्स बन चुके हैं, डिजिट्स आ चुकी हैं। अब आपको अगले महीने आना है तीसरा ट्राइमेस्टर, और आपको एहतियात रखना है जब तक पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, ना तो आपको कहीं बाहर निकलना है, ना कोई दवा खानी है, ना कुछ भी नहीं खाना, ओनली न्यूट्रिएंट खाने हैं, ओनली अच्छा फूड आहार लेना है। समझ रहे हो? काम से बचना है क्योंकि प्लेसेंटा अभी कमजोर है। नहीं आया क्या? फिर तीसरे मंथ के लिए वो मदर आती है, तब कहोगे देखो उसके गोनैड्स बन चुके हैं, पर हम बताएंगे नहीं ये मेल है या फीमेल है, नहीं तो पकड़े जाओगे। समझ रहे हो? सेक्स डिटर्मिनेशन एक अपराध है, ठीक है। ठीक है, गोनैड्स बन चुके हैं, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी स्पेस क्या मतलब हेड के ऊपर हल्के हल्के हेयर भी स्टार्ट हो रहे हैं आने, वैसे 5th मंथ में आते हैं प्रॉपर तरीके से, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। लगभग सारे ऑर्गन गोनैड सब कुछ बन चुके हैं, ठीक है, इट्स ओके। पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, कांग्रेचुलेशन। अब आपको थोड़ा सा टहलना स्टार्ट करना पड़ेगा सेकंड ट्राइमेस्टर में, जिससे कि बच्चे के प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो, प्रॉपर तरीके से चीजें सही हो, ठीक है। मूवमेंट 6 महीने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तब उसके हाथ इस तरीके से, पैर इस तरीके से होकर के वो फिक्स हो जाता है, हेड नीचे आकर के स्टार्टिंग में मूवमेंट करता है। फिर आप 5वें महीने में जाओगे तो 5th मंथ में डॉक्टर फिर चेक करेगी अल्ट्रासाउंड लगा करके, बच्चे की पहली मूवमेंट स्टार्ट हो रही होगी, मां फील कर सकती है कि हाँ, और लात पड़ी, नहीं आया क्या? मूवीज में तो दिखाते हैं बड़ा अच्छे से, ठीक है, रियलिटी में भी दिखाएंगे, बच्चे के पंजे छपटे हुए स्किन के ऊपर ऐसे 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 यूट्रस पे दिखते हैं, ठीक है। तो मां कहेगी ठीक है देखो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगी हाँ ये अच्छी बात है, यानी बच्चा प्रॉपर तरीके से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट 5वें महीने में शो होता है, फिर धीरे धीरे उसकी पूरी, उसके स्पेशली हेड पर बाल आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट शो करेगा, और 6वें महीने के अंदर पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं। देखा होगा बच्चे जन्मता छोटे छोटे हेयर होते हैं, फिर मदर देखा होगा वो लोई बना करके रगड़ रगड़ करके हटाती है उनको, ठीक है, मसाज की जाती है बच्चे की बहुत सारी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, हाँ देखा होगा आपने। तो 6 महीने के अंदर जो प्रोसेस थी आपके सामने समझ में आ गई। अब लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें मदर को बोला जाता है भाई खूब मस्त टहलो, घूमो फिरो, ठीक है, आपका फीटस पूरा है 3 महीने के अंदर, तो ओनली इसको न्यूट्रिएंट मिलना है, ओनली इसको न्यूट्रिएंट मिलना है, ठीक है, और साइज बड़ा हो जाएगा। इस दिन आपकी डिलीवरी की डेट है, तो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, और जैसे ही फील हुआ आपको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, आप टाइमली क्लिनिक पर आ जाना। नहीं आया क्या? बस पार्चुरेशन की मैकेनिज्म इंड्यूस हो जाती है, कैसे होती है बताऊंगा। कई केसों के अंदर मदर मूव कर रही होती है, झटका लगा, पार्चुरेशन स्टार्ट हो गया, गिर गई, पार्चुरेशन स्टार्ट हो गया, प्रीमैच्योर बर्थ 7वें महीने में, वो केस भी बता दूंगा मैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो अब इतना समझ में आ चुका है आपको। ये थोड़े से मैंने भाई गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर बनते हैं, 3 लेयर जैसे बनाए ना, कैसे बनते हैं? पहले एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट रिप्लेस होगी, एंडोडर्म बनेगी, फिर मेसोडर्म बनेगी, फिर लास्ट में एक्टोडर्म बनेगी। कैसे बनेगी? सबसे पहले ये 2 लेयर हो गई, एपीब्लास्ट और नीचे हो गई हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट में सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, ठीक है, ग्रूव, दरार। अब ये सेल
मॉडिफाइड होकर के इनमें जेनेटिकली डिफरेंशिएशन होगा, जेनेटिकली डिफरेंशिएशन होगा, मूव करके कहां आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आके सबसे पहले हाइपोब्लास्ट को हटा करके खुद उसकी जगह ले लेंगे, एंडोडर्म बन गई। सबसे पहले क्या बनेगी, एंडोडर्म। इसी को समझाने के लिए डायग्राम डाला है मैंने। सबसे पहले क्या होगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा, हो गई एंडोडर्म रिप्लेसिंग हाइपोब्लास्ट, बन गई एंडोडर्म। फिर धीरे धीरे इस कैविटी को भरा जाएगा, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील होगा, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील होगा। जैसी कैविटी भर जाएगी तो क्या बन जाएगी यहां पर, मीजोडर्म। कोई डाउट? फिर लास्ट में बची हुई एपीब्लास्ट सून टू बिकम एक्टोडर्म, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्टोडर्म। 3 लेयर बन जाती है प्रिमिटिव स्ट्रीक से। प्रिमिटिव स्ट्रीक में प्रिमिटिव ग्रूव होती है जिनसे सेल माइग्रेट करके नीचे आते हैं, उनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। मॉर्फो का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जेनेटिक का मतलब है उसमें डिफरेंशिएशन होगा जीन लेवल पर, क्योंकि एक्टोडर्म अलग ऑर्गन बनाती है, मीजो अलग बनाती है, एंडो अलग बनाती है। तो जेनेटिक लेवल पर चेंज होगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे, और अंदर जाकर के कहीं पर तह बना के लेयर्स बनाएंगे, कहीं एक के ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे, डिलैमिनेशन, इन्वेजिनेशन टाइप की मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो करके धीरे धीरे 3 लेयर बन जाएंगी, इसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी ने तो बहुत छोटे लाइन में खत्म कर दिया है इसको, एनसीईआरटी यहां खत्म हो गई है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, इट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो कब होता है, 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आया नहीं आया भाई, 7 से 9 दिनों के बीच में इंप्लांटेशन हो गया, उसके बाद की प्रोसेस हो तो समझ में आ गई, ठीक है। और 15 डेज बाद मैंने बताया क्या हो जाएगा, 3 जर्म लेयर बन जाएंगे। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द बाई लेमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क, 2 लेयर थी, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दिखा दिया मैंने, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलेमिलर, 3 लेयर में बन जाएंगी एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। कौन कौन से जर्म लेयर बन जाएंगे, एक्टोडर्म, तो पहले ध्यान रखना एंडो बनेगी, फिर मीजो बनेगी, फिर एक्टो बनेगी। पर एनसीईआरटी पढ़ने से ऐसा लगता है कि उल्टी बन रही है, पर रियलिटी ये है, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल बुक पढ़ लेना, तरीका ही ये है। वो उसने बोले एक्चुअली में ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, बस लिख दिया है उसने, ठीक है। हाँ, यहां तक समझ में आया, बस एनसीईआरटी खत्म। पर थोड़ा जो बच्चा समझना चाहता है उसके लिए मैंने एक पैरा डाल दिया है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें मिलेंगे। इस पैरा में ये बताता है कि जो गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर बनती हैं उसमें होता क्या है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स होता है। क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो कई बच्चे कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। कितने टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, 2 टाइप के ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, ये इनको याद नहीं रखना, बस मैं बता दे रहा हूं, डिलैमिनेशन और इन्वेजिनेशन। डिलैमिनेशन में क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर एक लेयर, ये समझ लो डिलैमिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के अंदर इन्वेजिनेट कर रही है, मर्ज कर रही है, घुस रही है, नीचे जा रही है और जाके एक लेयर बना रही है रिप्लेस करके, तो इन्वेजिनेशन। और फाइनली ये प्रोसेस कब तक चलती है, कब तक चलती है, एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इंडिकेट बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन था कि गैस्ट्रुलेशन का अंत कब होता है, जब ब्लास्टोसील का ऑब्लिटरेशन हो जाएगी, ब्लास्टोसील भर जाए, प्रॉपर तरीके से फिलिंग हो जाए ब्लास्टोसील की, वहीं ये प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि मेसोडर्म बनते ही बची हुई एपीब्लास्ट तो ऑटोमेटिकली एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, एंडोडर्म बनी, फिर ऑब्लिटरेशन का मतलब है भर जाना, किसका ऑब्लिटरेशन, ब्लास्टोसील का, ठीक है, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील का भर जाना सेल से, तो मेसोडर्म बन गई, बस खत्म। क्योंकि बची हुई जो एपीब्लास्ट है उसको आप एक्टोडर्म बोलोगे। आई या नहीं आई, कुछ नहीं है। डिलैमिनेशन का मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर। इन्वेजिनेशन का मतलब है जे इन्वेजिनेशन हो रहा है, जे इन्वेजिनेशन हो रहा है, ये सेल अंदर जा रही है, इनवेजिनेशन कर रही है, इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, एक सेल का दूसरे सेल के अंदर एंटर कर जाना, इनवेजिनेशन। क्या यस, साइटो तो वो एम्ब्रियो को बना रही है, सिंसाइसियो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। किसका, जो ट्रोफोब्लास्ट बन जो बची ना,
वो बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, पर एम्ब्रियो को बनाने में, मतलब प्रोटेक्ट करने में, उसकी सब चीज बनाने, वो मैं डायग्राम बनाया नहीं है मैंने, वो एडिशनल चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाने में पार्टिसिपेट करती है, एम्ब्रियो के अतिरिक्त जो लेयर होती हैं, ठीक है। और कोई डाउट? ये फिर 3 लेयर बन जाती हैं, तीनों अपने अपने ऑर्गन बनाकर, किसी को याद नहीं रखना, ये तो मैं ह्यूमन फिजियो का चैप्टर में लिखाए हैं मैंने, इस ऑर्गन का ओरिजिन ऐसा, इसका ओरिजिन ऐसा, बस मैंने छाप दिया है। अब चालू करते हैं जेस्टेशन पीरियड। यार प्लेसेंटा नहीं कराया क्या मैंने? हाँ हाँ हाँ, जेस्टेशन के बाद है, कोई नहीं, नहीं 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 नहीं, प्लेसेंटा ही है, जेस्टेशन खिसक गया आगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ प्लेसेंटा पहले आएगा। अब आ जाओ, हम बात करते हैं किसकी? प्लेसेंटा। क्योंकि बच्चा बन रहा है, तो बच्चे के बनने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? प्लेसेंटा। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा 14 दिन तक बस। जब वो चला जाएगा 14 दिन बाद, तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। पर कॉर्पस ल्यूटियम तभी तक संभाल सकता है इस एम्ब्रियो को जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बना। कॉर्पस ल्यूटियम जरा सा ही तो होता है, और एम्ब्रियो को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो कॉर्पस ल्यूटियम तभी तक संभालेगा जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन रहा। जैसे ही प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है 3 महीने के अंदर, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का रोल खत्म हो जाता है, ना के मार बराबर सारा रोल किसका होता है? प्लेसेंटा का। फिर प्लेसेंटा वो सारे हार्मोन निकालता है जो कॉर्पस ल्यूटियम निकालता था, उसके अतिरिक्त एडिशनल बहुत सारे हार्मोन निकालता है जो उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सारे हार्मोन पढ़ाऊंगा, पहले समझना है कि प्लेसेंटा होता क्या है, पहला। दूसरा, प्लेसेंटा में कितने लेयर्स होते हैं। तीसरा, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे बिहेव करता है। चौथा, प्लेसेंटा क्या बैरियर का काम करता है मदर के ब्लड और फीटस ब्लड के अंदर? क्या मदर का ब्लड फीटस का ब्लड का मिक्स हो जाता है ना, अलग अलग होते हैं, इसमें बैरियर होते हैं, ठीक है। तो हम प्लेसेंटा पढ़ते हैं, फिर जेस्टेशन और पार्चुरेशन खत्म। तो प्लेसेंटा मैटरनल और फीटल दोनों के मिलने से बनता है, पहली बात। ऐसा नहीं खाली फीटल या मैटरनल है, ठीक है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चरल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने डायरेक्टली छाप दी, क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, कौन है? आप बोलोगे प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा कई टाइप के होते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा भी पढ़ाते थे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ह्यूमन का प्लेसेंटा पढ़ना है, कैसा था? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा होता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्यों बोल रहा हूं मैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ये समझाऊंगा मैं आपको, है जगह। हीमोकोरियल ही क्यों बोला मैंने, अब समझना। फीटस की कोरियन मदर की हीम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। यहां उल्टा होगा, वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरी दो होती हैं, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी दो होती हैं, और अम्बिलिकल वेन एक होती है। यहां से ब्लड जा रहा है,
मान लो ये कोरियन है, कोरियन, फीटस की कोरियन ट्रोफोब्लास्ट से मिलके बनी है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या भरा होगा? कनेक्टिव टिश्यू। कल मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आधे करा दूंगा, आधे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कहानी है वो याद कराऊंगा पूरा मैं। ऐसा बना पाओगे? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन है अम्बिलिकल? जो फीटस का पार्ट होता है और मदर को फीटस से जोड़ता है, एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा है, ये अभी फीटस का पार्ट ही दिखाया, अब मैं मैटरनल पार्ट दिखा रहा हूं। ये मदर का पार्ट हो गया, ये मैटरनल पार्ट। तभी तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोल रहे हैं। मदर का हीम फीटस की कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। एक्सचेंज ऑफ ब्लड, फीटस के ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में एक्सचेंज जब होगा तो 3 लेयर होंगी। नजर आ रही है 3 लेयर? यहां से ब्लड जा रहा है, कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। जा रहा है, कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहां क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जैसे CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। समझ? जैसे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर जाएंगे, ठीक है, अदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट अंदर आएंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो इस तरीके से चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है मदर के ब्लड और फीटस ब्लड के बीच में। तो कितने लेयर्स या बैरियर नजर आ रहे हैं आपको? एक एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और कोरियन, 3 लेयर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, जो फीटस के लेयर हैं। तो ये तो हो गया यहां पर फीटल पार्ट, ये क्या हो गया? मैटरनल पार्ट। मैटरनल फीटल, यानी दोनों के मिलने से बनता है प्लेसेंटा। जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करूं, अम्बिलिकल कॉर्ड ओनली और ओनली फीटल पार्ट है। ओनली और ओनली फीटल, फीटल का पार्ट है, मैटरनल पार्ट नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? यहां पर 2 आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये क्या होगी? अम्बिलिकल आर्टरी। कितनी अम्बिलिकल आर्टरी? 2।
एक दिख रही है आपको अम्बिलिकल वेन, कितनी है? एक। उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन की तरह, यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कोरियन, फीटस की कोरियन, मतलब फीटस की कितनी बैरियर्स हैं, तो ये क्या हो गई? एंडोथेलियम। ये क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या हो गई? कोरियन ऑफ फीटस। तीन बैरियर होते हैं, तो ये क्या हो गया? एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा क्या हो गया? कोरियन। ये तीनों लेयर किसकी है? फीटल लेयर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इसलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि मदर का हीम फीटस की कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। मदर का कोई बैरियर नहीं है, जबकि टोटल 6 बैरियर हो सकते थे। कई एनिमल के अंदर 3 की जगह 4 बैरियर होते हैं, किसी में 5 बैरियर होते हैं, किसी में 6 बैरियर होते हैं। ऐसी 3 लेयर मदर की तरफ भी होते हैं, यानी दोनों के ब्लड के बीच में 6 बैरियर, यहाँ दोनों के ब्लड के बीच में ओनली 3 बैरियर है, वो भी फीटस के हैं। मदर का कोई बैरियर है ही नहीं। तो हम जिस प्लेसेंटा को पढ़ रहे हैं वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? पार्चुरेशन के टाइम पर नहीं आएगा, जब प्लेसेंटा डिटैच होगा तब आएगा। उल्टा, वेन है तो ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी है तो डीऑक्सीजनेटेड, सेम पल्मोनरी आर्टरी वेन की तरह। कुछ पूछना है तो पूछो। इसलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। हीम और फीटस की कोरियन के मिलने से बनने वाला प्लेसेंटा। हाँ बेटा, हीम मतलब ब्लड। कौन बोल रहा है हीम? कौन था? तू ही था क्या? सोता है यार। ये तो नहीं है यार। हीम तो कितना बड़ा कितने बार। हीम मतलब ब्लड है। गमा के नहीं देंगे कभी, समझा देना। तुम्हारे अलावा कोई और कहता तो समझ में भी आता, तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं समझाएंगे। या तो कोई डाउट? तफरी समझ लिए कि तफरी करके आ रहे हैं यार। हाँ सर एक बार और समझा दीजिए, अभी बाहर गया था मैं तो। और ये समझ में आया या तो कोई डाउट? क्लियर? आ जाओ। तो ये समझ में आ गया हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों बोलते हैं इसको। अब बात आती है भाई क्या है काम प्लेसेंटा का, तो नाम समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है दोनों के बीच में, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ठीक है, और गैसेस का एक्सचेंज, एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल के बाहर, क्योंकि बच्चे के पास अपना खुद का किडनी नहीं है, समझ रहे हो? वो सुसु पॉटी नहीं कर पाता, वो सांस भी नहीं ले पाता। नहीं आया क्या? उसकी किडनी भी बाईपास है, उसके लंग्स भी बाईपास हैं, समझ रहे हो? उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाईपास है पूरा का पूरा। सब कुछ मदर का यूज हो रहा है, जन्म लेते ही वो अपना यूज करेगा भाई, समझ रहे हो? तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा जो ग्रेविडा टेस्ट में यूज करते हैं, वो कोरियोनिक थायरोट्रोपिन रिलीज करेगा, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन रिलीज करेगा, समझ रहे, जिसको सोमैटोमैमोट्रोफिन भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है, ब्लड का मिल्क का फॉर्मेशन नहीं करता। और रिलैक्सिन भी रिलीज करेगा, रिलैक्सिन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओवेरी, याद आ गया, बाइकॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारे हार्मोन रिलीज करता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे कौन से हार्मोन है जो ओनली और ओनली प्लेसेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलते हैं? भाई एस्ट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में निकलता है, नॉर्मल। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थायरोट्रोफिन निकलता है, कॉर्टिकोट्रोफिन निकलता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर बाद बाकी तो नॉर्मल में निकलते हैं।
भाई इतना आएंगे वो प्लेसेंटा से निकल रहे हैं, वो ठीक है आपकी ग्लैंड से निकल रहे थे, अदर ग्लैंड से। आई या नहीं आई? तो 3 हार्मोन की अगर मैं बात करूं, यस, प्रेगनेंसी के टाइम ही तो निकलता है रिलैक्सिन, ठीक है, यस। जब कॉर्पस ल्यूटियम लंबे समय तक मेंटेन है, वैसे कहां मेंटेन होता है, तो 14 दिन बाद खत्म हो जाता है। 1, 2, 3, यस। देखो भाई, जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, वो इसके इफेक्ट को होने ही नहीं देगा। तो भाई कहता भाई कुछ तो करने दे, चल तू एक काम कर ले, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पे काम कर ले, पर मिल्क नहीं बनाएगा अभी, जब तक प्रेगनेंसी मेच्योर नहीं हो रही। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है मेच्योर होने पर, ये अपना काम करना चालू कर देता है, ठीक है। रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 2 बजे अभी तक, ठीक है। अरे अब तो हो गया, अब क्या आ रही है, हो जाएगा, पार्चुरेशन रह गया है बस। भाई मिठाई खिलाओगे आज तो, समझ में आया, जिसका बच्चा होगा वो खिलाएगा भाई। मेरा थोड़ी ना बच्चा है, ठीक है। आ जाओ। अरे मेरा बर्थडे जा चुका है, किसी और का बर्थडे आने वाला है भाई अभी, अभी आएगा, देखो किसका आएगा। तो तरुण सर करेंगे, वही मैम भी सर करेंगे। क्या यार, हर इंसान का अपना आइडेंटिटी है, ठीक है। आ जाओ, खिलाएंगे समय आने पर, अभी समय नहीं है, ये समय नहीं था, ये मेरे लिए समय नहीं है साल, ठीक है। चलो, तो ये साल मेरी सबसे गंदी साल है, इसलिए इस समय साल तो मैं कहीं कुछ कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब मेरी लाइफ की सबसे गंदी साल है ये वाली, पूरी जीवन की, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे? क्या बोले बेटा? रिलैक्सिन 2 जगह से निकलता है, एक तो ओवरी से निकलता है, पर ओवरी से नॉर्मल केस में नहीं निकलता, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब निकलता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम लंबे समय तक अंदर रहता है, लास्ट टाइम पर, है ना। और एक यहां से निकलता है, क्योंकि ओवरी से निकलने वाला रिलैक्सिन सफिशियंट नहीं है भाई, बहुत नाम मात्र का निकल रहा है। मेन रिलैक्सिन ये काम आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, ये तो हार्मोन हो गए, ये बैरियर का भी तो काम कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है, बैरियर का काम कर रहा है, तो क्या क्या चीज यहां से सॉल्युबल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल, यस, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, गैसेस, एंटीबॉडी। जैसे कई केसों में तुम जब जानते होगे, तो मुझे पता नहीं, घर में कोई अगर प्रेगनेंसी का केस आया हो तो देखा होगा मदर को वैक्सीन लगती है, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट बच्चे को हो जाता है। मदर को वैक्सीन लगेगी, मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, वो एंटीबॉडी डिफ्यूज होकर कहां चले जाएंगे, फीटस के अंदर। तो एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं फीटस को, समझ रहे हो। पर वो वही एंटीबॉडी क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को, जो सबसे छोटे होते हैं। कौन सबसे छोटे होते हैं? आईजी ए जी। सबसे बड़े कौन से होते हैं? आईजी एम। सबसे बड़े कौन से होते हैं? आईजी एम। सीधे बैठो, बुढ़ापा अभी से आएगा, क्या करोगे तुम आगे जाकर के, पता नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ वायरस होते हैं, इनको टेरेटोजेनिक वायरस बोल सकते हैं, तो ये तो मदर को बहुत ध्यान रखा जाता है।
कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर मदर को इन्फेक्शन हो गया तो बेबी का एबॉर्शन तक हो सकता है, स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। या एबनॉर्मल बेबी हो सकता है अगर वो वायरस उस बेबी को टेराटोजन, टेराटोजन का मतलब है, टेराटोजेनिक टर्म आता है एबनॉर्मलिटी के लिए, एबनॉर्मल कर दे तो। जैसे बड़ा खतरनाक वायरस है रूबेला, इसको जर्मन, अब तो खैर इसकी वैक्सीन है, जर्मन मीजल्स बोलते हैं। अगर मदर को कहीं गलती से हो गया तो बच्चा एबनॉर्मल होता है, हो जाता है। एबनॉर्मल का मतलब मैंने आपको कई बार बताया भी था, ठीक है। जैसे मैंने निकोलस की कहानी अक्सर बच्चों को बताई थी, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ था। अरे निकोलस नहीं, टीवी पे न्यूज में आया है, हाँ ठीक है, उसका एक नाम और है। अरे फोकोमेलिया का शिकार जर्मनी के अंदर सबसे, मैंने तुम्हें कई बच्चों को पता भी है, कई को नहीं पता। जर्मन एक्चुअल में अपने इंडिया छोड़ दो, अदर कंट्रीज के अंदर फीमेल बहुत ज्यादा वर्किंग में होते हैं, ठीक है। यहां तक कि यूके चले जाओगे तो वहां पर फीमेल डोमिनेंसी होती है, जानते हैं वाली बात। पहली प्रायोरिटी रखना यूके, ठीक है। हाँ तो वहां पर क्या है, फीमेल डोमिनेंसी होती है, मेल फीमेल की तरह रहते हैं गिड़गड़ा करके, और फीमेल ऐसे रहते हैं बिल्कुल, ठीक है, हिम्मत नहीं कोई उंगली भी उठा दे, मजा आ गया। तुम कोशिश मत करना वहां जाने की, मर जाओगे, ठीक है। तुम इंडिया में रहो, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां स्वतंत्रता है सब चीजों की, समझ रहे हो। हाँ समझ में आया नहीं आया। वहां उल्टा है, वहां रानी का दबदबा चलता है, तो वहां जितनी भी फीमेल है सब रानी है, ये मान के चलो। हाँ हाँ बड़ी खतरनाक है वहां पर मामला, ठीक है। तो मान लो उन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जर्मनी हुआ, ठीक है, वहां पर फीमेल वर्किंग होते हैं, वर्किंग तो है ही। वहां छुट्टी ऐसे अपने यहाँ क्या है, सरकारी स्कूलों के अंदर मैटरनिटी लीव होती है, समझ रहे हो, फादर को भी मिलती है लास्ट टाइम पर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, ठीक है। प्राइवेट में तो भाई छुट्टी नहीं, नौकरी अभी छोड़ दो, देखेंगे बाद में, अभी तुम घर बैठो, ठीक है। तो मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, पर अदर कंट्री में नहीं मिलती, वो लास्ट टाइम पर मिलती है, बहुत लास्ट टाइम पर, तो फीमेल को वर्किंग करना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, उस समय प्रेग्नेंट उस, क्योंकि इनिशियल सिम्टम आते हैं प्रेगनेंसी का, आपको पता है, वॉमिटिंग आना, जी घबराना और टेंशन सी होना, ये वो बहुत सारी चीजें। तो फीमेल चाहते थे कि कोई ऐसी टैबलेट मिल जाए कि ये चीजें ना हो, तो जर्मनी ने फटाक से टैबलेट बना दी, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है फीमेल को खानी होती है, तो इनिशियल सिम्टम नहीं आते थे, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर वो बिकी, ठीक है, लोगों ने खूब यूज किया वहां पर उसका साइड इफेक्ट क्या होना था, खतरनाक, लोगों को पता ही नहीं था। बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे बच्चे एबनॉर्मल थे। एबनॉर्मल का मतलब है किसी का सर है धड़ नहीं है, धड़ है सर है हाथ पैर नहीं है, नहीं आया क्या। जैसे उसी का एक एग्जाम्पल था यही निकोलस, ठीक है, जिसका सर था, धड़ था, छोटे से हाथ थे, लाइक अ सील लाइक अपीयरेंस, छोटे से पैर थे, सील मछली होती है वैसे छोटे छोटे, ठीक है। इसको फोकोमेलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकोमेलिया इस प्रॉब्लम को। तो मैक्सिमम तो अबॉर्शन हो गए, लोगों ने मार दिया, पर उसका एक केस दिखाया कि मेरे माता पिता ने मुझे, ठीक है, पाला, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट किया उन्होंने। और मुझे इतना याद था कि मुझे कंडी में एक छोटी सी हैंड बकेट होती थी, उसमें बिठा करके मम्मा मुझे घूमने ले जाती थी, तो मैं दुनिया को देखता था कि लोग ऐसे चलते भी हैं, लोग टहलते भी हैं, लोग स्विमिंग भी करते हैं। फिर मम्मा मुझे एक विंडो होती थी, उसमें मेरी बकेट को रख दिया जाता था, मैं देखता था कि दुनिया ऐसी होती है, बच्चे कैसे करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने एक दिन बकेट से निकला और लुढ़क लुढ़क करके चीजें करना चालू की, मतलब अपने उस पर। तो उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई है, तो उसमें पूरा बड़ा जी न्यूज की टेबल पर बैठ के उसने बताई है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसने कहा बाद में जाकर के, उसने कहा कि मैं कुछ करूंगा, तो उसने क्या किया, आगे जाकर के स्विमिंग तो वो करता है, फुटबॉल तो वो खेलता है, ना पैर है ना हाथ है इतने इतने से, समझ रहे हो ना मेरी बात। दुनिया का जो एक नॉर्मल इंसान काम करता है वो सारे काम वो करता है, शादी भी हुई है उसके, बच्चे भी हैं उसके, समझ रहे हो। इतना तो छोड़ो, उसके पास दो दो कंपनियों का मालिक है वो आज की डेट में, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। तो उससे मैं मोटिवेट हुआ, आपका मुझे पता नहीं, पर मैं मोटिवेट हुआ कि मैंने यार बंदा, ये जिस दिन मैंने न्यूज देखी थी ना, मैं यार बड़ा मतलब खुश था, मैंने यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, करना चाहिए। मतलब हम फालतू में छोटी छोटी चीजों की टेंशन ले लेके बैठ जाते हैं, यार हे भगवान हमारी जिंदगी में ये चीजें हैं, समझ में आया। तुम जैसे लोग बैठ बैठ जाते हो, मार्क्स ही नहीं आ रहे, भगवान क्या करें, सब कुछ पढ़ रहे हैं इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, भगवान क्या करें, व्रत रख रहे हो, जो भी कर रहे हो, मार्क्स तो बढ़े कम से कम टेस्ट में, ठीक है, कुछ है ही नहीं ये चीजें भाई, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें, समझ में आई ना। उसको बोलते हैं टेराटोजन, क्योंकि वो ड्रग क्या काम की, टेराटोजेनिक काम की थी। तो कहते हैं जब भी इनिशियल पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, कोई आपको
पेन किलर खानी चाहिए, ना ड्रिंक करनी चाहिए, ना स्मोकिंग करनी चाहिए, किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए पहले ट्राइमेस्टर में, जबकि इन्होंने बहुत सारी ली। ठीक है, तो रूबीला वायरस जर्मन में सर्टेन केमिकल्स टेराटोजेंस में कॉज माल फॉर्मेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। माल फॉर्मेशन का मतलब है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, नहीं आया, नहीं डिफेक्टिव स्ट्रक्चर। कोई डाउट? तो ये समझ में आ गया प्लेसेंटा। बस क्वेश्चन वो एक वो आता है और एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी का पता ही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्ब्रियो है, मैंने समझा दिया है वहां पर। ये मैं बता चुका हूं जेस्टेशन पीरियड कि पहले महीने में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, पांचवें में क्या होगा, छठवें में क्या होगा, नवे में क्या होगा। कोई डाउट? बस ये ध्यान रखना होता है कि जब पहली बार मदर डॉक्टर से मिलने जाती है तो डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि इस दिन बच्चा आएगा, लगभग उसी दिन बच्चा आता है। मतलब ठीक है, पेन्स जो होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट इंड्यूस हो जाते हैं, ये कैसे पता चलता है? तो क्योंकि मदर से वो क्या पूछ सकती है डॉक्टर, ये थोड़ा पूछेगी फर्टिलाइजेशन किस दिन हुआ, ऐसा ना पूछेगी। वो पूछेगी कि भाई तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी लेटेस्ट कब चालू हुई थी। इससे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उतना उनको पता होता है क्या कब चालू हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये इस दिन चालू हुई थी। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चालू होने के 15 दिन बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, एक जनरल जो है कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है 9 महीने में 15 दिन जोड़ दो, 9 महीने में 15 दिन जोड़ दो, जो डेट निकल के आ रही है वो डेट कह दो ये डेट है जिस दिन लिवर पेन इंड्यूस होंगे, बच्चा दुनिया में आएगा। आई नहीं आई? तो बस सिंपल है, 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। समझ में आया? नॉर्मल केस में 9 मंथ होता है, 38 वीक कह सकते हो, 266 डेज कह सकते हो, पर 280 डेज कब बोलोगे? फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल। क्लियर है? 14 दिन जोड़ दिए ना हमने इसके अंदर, इसमें 14 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 280। इससे जो दिन आता है वो दिन आप कह दो कि भी इस दिन बच्चा आएगा दुनिया के अंदर। कोई डाउट? आई या नहीं आई? पक्का? आ गई? अब पहले महीने में क्या होता है, हार्ट बनता है, डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट साउंड सुनता है, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ हेल्दी ग्रोइंग बेबी। भाई सब कुछ बढ़िया है, नहीं समझ में आया? अगले महीने आपको आना है। अब दूसरे महीने में क्या होगा? द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस क्या है? नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। दूसरे महीने में क्या होगा भाई? लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट होगा। तीसरे महीने में लगभग सब कुछ बन जाएगा, समझ रहे हो? लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सब कुछ बन जाएगा, लगभग लगभग सब कुछ बन जाएगा तीसरे महीने में। बस सारा खेल 3 महीने का होता है, 3 महीने तक आपको पूरा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है। देन उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधे 5 महीने पे आते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट, बच्चे ने लात मारी। देखते हैं ना उसमें मूवीज में दिखाते हैं, वाह आज तो मूवमेंट हुआ है, फर्स्ट मूवमेंट शो किया बच्चे ने। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, समझ रहे हो? ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको फिफ्थ मंथ में। जबकि छठवें महीने में क्या होगा? पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फाइन हेयर आ जाएंगे। यस या नो? लैन्यूगो। आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, समझ रहे हो? आई लैश बन जाएंगे, पलकें एकदम अच्छे से बन जाएंगी, बच्चा प्यारा सा बन जाएगा पूरा एकदम बढ़िया। लास्ट के 3 महीने में सिर्फ डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, सब बस वो होता है। आई या नहीं आई? 9 मंथ हो गए, करवा दें आप पार्चुरेशन? बटने दें मिठाई? चलो भाई। लैनी को फाइन हेयर, जो छोटे छोटे रुए होते हैं ना बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर, जो मदर उससे आटे से निकालती है, वो लैनी को है। आई या नहीं आई? क्या क्या खिला सकता है, खिलाएगा भी आगे जाके, क्या दिक्कत है? तू नहीं खिलाएगा?
हाँ खिला देगा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन खिला देगा वो, ठीक है। बच्चा ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन मिठाई खिलाएगा वो, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी ने 3 एनिमल्स की बात की है, डॉग, कैट, एलिफेंट। एनसीईआरटी ने बात कर ली है तो बाई चांस पूछ लिया तो एनसीईआरटी बेस्ड माना जाएगा। तुम ये नहीं कहना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। अगर एनसीईआरटी ने डॉग के जेस्टेशन पीरियड की बात की है, कैट की और एलिफेंट की बात की है, तो ये एनसीईआरटी में है। डॉग, कैट, एलिफेंट 3 का जेस्टेशन पीरियड याद रख लेना भाई, हल्के मत ले लेना उसको, ये एनसीईआरटी का ही है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप पार्चुरेशन। एनसीईआरटी में कुछ है नहीं पार्चुरेशन, पर मैं समझाऊंगा प्रॉपर। हटा दो सब चीजें एनसीईआरटी का, अब समझाते हैं पार्चुरेशन होता क्या है। करें स्टार्ट। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा यूट्रस में होता है तो उसकी एक्चुअल में असली मदर कौन होती है? प्रोजेस्टेरोन। एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन उसकी मदर, मदर नहीं है उसकी। मदर तो एक तरीके से वो उसका असली होस्ट है। वो पैरासाइट है, मदर उसके लिए होस्ट है। समझ, उसे खाना ले रहा है उससे मदर से, पर उसको केयर कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कहते हैं ना। हाँ, एक्चुअल में असली मदर उसकी कौन हुई? प्रोजेस्टेरोन। और मदर की मदर कौन हुई? एस्ट्रोजन। क्योंकि मदर का प्रोटेक्टिंग शील्ड जो बना रहा है वो एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है मदर को कोई छू भी नहीं सकता। समझ में आया? तभी तो मेनोपॉज के बाद बहुत सारी दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि वहां एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाता है। हाँ, वो तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई। इसलिए तो कहते हैं फीमेल्स को खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर मेंटेन रखनी चाहिए 40 साल के बाद, अभी नहीं 40 साल के बाद, ठीक है। गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब एक्टिव रहे वो, उसकी एक्टिवनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब भी बेबी हो तो बेबी को प्रॉपर मिनिमम 6 मंथ फीडिंग कराए, उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है। क्योंकि मिल्क के अंदर इनिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं, जो फीमेल फीडिंग नहीं कराते तो इनिबिटरी पेप्टाइड अंदर निकलना बंद कर देते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। डिपोजिट होने से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को भी इंड्यूस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर डॉक्टरों का मानना है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर खुद प्रमोट करते हैं कि इनिशियल 6 मंथ, ठीक है, फीडिंग बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए भी और मदर की हेल्थ के लिए भी, ठीक है। और यह भी कहा जाता है जो मदर फीडिंग कराते हैं उनमें फैट के डिपॉजिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है कंपेरेटिव उन मदर के। ऐसा नहीं होती, कम होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ, जो नहीं कराते उनमें फैट के डिपॉजिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आ गया? कई चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब सीधी सी बात आती है, अगर बच्चा 6 महीने पूरे हो चुके और 7वें महीने में प्री मैच्योर बर्थ हो गई, झटका लगने से हो गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये क्यों हो जाती है सर? समझना, सारा खेल है प्लेसेंटा का, सारा खेल है प्रोजेस्टेरोन का। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है सब कुछ रुका रहेगा, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा और कोई नहीं, ठीक है। तो समझना मेरी बात, एट द एंड ऑफ जेस्ट्रेशन प्लेसेंटा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझना। जैसे ही प्लेसेंटा वीक होगा वैसे ही क्या होगा जरा बताओ? प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? कम।
क्या हो जाएगा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन? क्यों हो जाएगा डिक्रीज? क्यों हो जाएगा डिक्रीज? इसलिए डिक्रीज हो जाएगा जेस्टेशन। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स तो प्लेसेंटा ही था। जैसे कमजोर होता जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा, ठीक है? अब समझना, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटरी का काम करता है बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है? वैसे ही क्या होगा, बेबी अनफेवरेबल कंडीशन फील करेगा अपने लिए, यस या नो? कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है? सीआरएच। कौन सा हार्मोन? सीआरएच। एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्या करें, जूलॉजी क्वेश्चन तो ये पूछते हैं यार, उटपटांग तरीके से पूछते हैं। हाँ, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि जब मैंने बताया बच्चे के सर से उसकी मां का हाथ हट जाए, तब वो जिस कंडीशन में होता है वो बिल्कुल मतलब बुरी कंडीशन होती है, ठीक है? उस समय वो बेचैनी फील करता है, और उस बेचैनी के टाइम पर एक इमरजेंसी ग्लैंड होती है जो उसका सपोर्ट करती है, ठीक है? कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को निकालने के लिए एक हार्मोन होता है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। समझना, अगर मैं कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन की बात करता हूं तो ये हार्मोन क्या काम करता है? कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फीटस की या मदर की? फीटस की। इमरजेंसी में कौन है? फीटस। अब समझना, समझते जा रहे हो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? रोक देना मुझे, क्योंकि आगे मैं तभी बढ़ूं, मुझे क्लियर कर लेना पहले सारी बातें, ठीक है? वही नाम ही है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जैसे ही कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलेंगे। कौन से हार्मोन निकलेंगे? दो। कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टिसोल निकलता है और डीएचईए निकलता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल तो जानते हो ना, और डीएचईए, डी एच ई ए, डाइहाइड्रो एपिएंड्रोस्ट्रॉन। ये क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन याद हो, एड्रिनल ग्लैंड में कराया था मैंने, एंड्रोजन। अभी बच्चा यूट्रस में है, उसके लंग्स अभी इस कैपेबल नहीं है कि वो ब्रीथ कर पाए, तो उनको तैयार करना है। समझ रहे हो? लंग्स को तैयार करना है, जैसे बाहर आती लंग्स एक्सपेंड करेंगे, तो उन सब मतलब उस सबको तैयार करने के लिए ये कॉर्टिसोल काम करता है अपना, ठीक है? वो तैयार कर रहा है, बैकग्राउंड पे करना है, तो उसको लेसिथिन बनाएगा, बहुत सारे काम करेगा, इससे मतलब नहीं है अभी। अभी मतलब कर रहे हैं हमें, हमारा मतलब किससे? डीएचईए से, डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्ट्रॉन से। ये कन्वर्ट, प्लेसेंटा क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी एंड्रोजन से एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा। यही रेशियो प्रेग्नेंसी, इसको पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है, उल्टा। यानी अब क्या होगा? कन्वर्ट किसमें होगा? एस्ट्रोजन में। और धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? घटना चालू हो जाएगा। इसका लेवल बढ़ना, इसका घटना, इसका बढ़ना। यही रेशियो एक्चुअल में पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है। या कौन सा हार्मोन? सीआरएच। ये दो क्वेश्चन समझ में आए? तो अब एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? एस्ट्रोजन अब तैयारी कराएगा। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? सबसे पहले एस्ट्रोजन फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कराएगा। क्या कराएगा? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था, पर नीट में आए हुए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कहती है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जोरदार, जो फीटस के सर को सर्विक्स से टकराता है। किससे टकराता है? सर्विक्स से। और सर्विक्स पर लगे होते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर। जैसे ही टकराता है तो स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास, न्यूरल स्टिमुलेशन।
ठीक है, और फिर तुरंत एंडोक्राइन फिर चालू हो जाएगा, फिर न्यूरल फिर एंडोक्राइन फिर न्यूरल फिर एंडोक्राइन, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है, हर 30 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्शन विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होते जाएंगे और बच्चे का जन्म हो जाएगा। आई क्या ये कुछ कह रहा है? प्लेसेंटा कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, मैं लिख भी दिया शायद क्या? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। समझ ना, समझ रहे हो ना? जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बहुत सारे काम करेगा। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूट्राइन वॉल, ऑन यूट्राइन वॉल बनाना चालू कर दिए, क्योंकि भाई अब ऑक्सीटोसिन का काम आ गया ना। और क्या काम करेगा एस्ट्रोजन? यस, इंक्रीज secretion of prostaglandin hormone। ये लोकल हार्मोन है, ग्लैंड से निकलता नहीं है, पर इतना हार्मोन निकल जाएगा ये कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन, जोरदार कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। यही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम कराते हैं? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या कराएंगे? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। समझ में आया? अरे हाँ है ना, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। समझ गए ना मेरी बात? हाँ अब बोलो सही भाई है क्या? हाथ उठाओ पहले, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ वही तो, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स को ही तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। अब समझना, समझना, ये यूट्रस था, ये सर्विक्स थी, ये वजाइना थी, समझना, ये फीटस का हेड था, ये फीटस था, इसके हाथ भी इस तरीके से आपस में बेंड होते हैं, पैर भी यहां पर इस तरीके से बेंड होंगे, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे स्टार्ट होंगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे स्टार्ट होगा, तो फीटस का हेड किसमें टकराएगा? सर्विक्स में। सर्विक्स में कौन लगे होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। सर्विक्स में कौन होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। तुरंत स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल कहां भेजेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सी पिट्यूटरी? पोस्टीरियर। ऑक्सीटोसिन क्या हार्मोन क्या काम करेगा यूट्राइन वॉल के अंदर? दो काम करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाएगा। ये क्या काम करेगा? कैल्शियम,
जैसे ही कैल्शियम और प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेंगे यूट्राइन वॉल के अंदर, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन। पहला कॉन्ट्रैक्शन फीटस रिजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर स्ट्रेस रिसेप्टर से सिग्नल जा रहे हैं, न्यूरल स्टिमुलेशन मिल रहा है, समझना, यहां से मैकेनिज्म, ये न्यूरल स्टिमुलेशन है। अब यहां से एंडोक्राइन मैकेनिज्म चालू होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? डायलेशन ऑफ सर्विक्स बढ़ेगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये भी इंक्रीज होगा। जैसी डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंक्रीज होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर और सिग्नल भेजेंगे और इंक्रीज होगा, और सिग्नल भेजेंगे और इंक्रीज होगा। धीरे 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 ये कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कम होता जाएगा और बच्चे का बर्थ हो जाएगा। आई नहीं आई? आई। पर इस पूरी प्रोसेस को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। डायलेशन धीरे धीरे सर्विक्स क्या कर रही है? डायलेट कर रही है। और जैसे 10 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाता है, सफिशियंट है, तुरंत डॉक्टर क्या करता है? बच्चे के सर को पकड़ के खींच लेता है। आया? हाँ, खींच लिया बाहर। पर जब बच्चा बाहर आता है तो उसका प्लेसेंटा अंदर रह जाता है। धीरे धीरे यूट्रस अपनी जगह पर आता है, अपनी जगह पर आएगा तो प्लेसेंटा हटना चालू कर देगा, कमजोर तो हो चुका है, धीरे धीरे अपना हटना चालू कर देगा, और धीरे से निकल के बाहर आ जाएगा। और भाई ये आ गया बच्चा। तू उसको बधाई दे रहा है या उसको उसको बधाई दे रहा है? समझ रहे हो? आई या नहीं आई? शरीर बाहर आता है पहले, पैर अगर आ गया तो फंस जाएगा बच्चा। हाँ, फिर तो फंस जाएगा मामला। बच्चा कहाँ आ गया? कहाँ है? यहाँ गोदी में है तुम्हारे? फिर ऑनलाइन आया ना, तो ऑनलाइन मिठाई भी आएगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, चैप्टर खत्म। ऑनलाइन आएगी मिठाई, आज बच्चा आया है, ऑनलाइन मिठाई भी आएगी। अब जा सकते हो। आज पार्टी शार्टी कर लेना, बच्चा आ गया है, ठीक है। हाँ, जो चाहो नाम रख दो, नामकरण की स्वतंत्रता है तुम्हें। चलो अत्ते रखते हैं यार।